हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने देखा था कि टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को देखा था। आज हम देखेंगे नर जनन तंत्र में हमने जब हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे तो सेक्स ऑर्गन में हमने जो सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के देखे थे, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने देखा था टेस्टिस और सेकेंडरी में भी हमने दो भाग देखे थे। एक तो था सहायक ग्रंथियां, एक तो थी अपने असेसरी ग्लैंड्स और दूसरा था अपने डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को हम यहां देखेंगे डायग्राम से। अब हम देखें आगे कि डक्ट हमने जब ग्लैंड्स की बात करी थी तो ग्लैंड्स तीन प्रकार की थी। एक तो थी अपने प्रोस्टेट ग्लैंड थी और दूसरी थी अपने काउपर्स ग्लैंड और तीसरी थी अपने सेमिनल वेसाइकल या फिर जिसे अपन हिंदी की बात करें तो शुक्राशय ग्लैंड्स कहेंगे। अब इन चीजों को हम इन सभी को इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ये बॉडी में कहां कहां प्रेजेंट होती है। देखो ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नर जनन तंत्र का इंटरनल पार्ट है कि कौन सी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है और कौन सी डक्ट सिस्टम कहां प्रेजेंट होती है। हमने पहले पढ़ा था कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स का निर्माण होता है। ये लोब्यूल्स बन रहे हैं अपने भाई। फिर इसके अंदर हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को पढ़ा था। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो की संख्या में कितनी थी, तीन थी। ये तीन थी भाई, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स थी। फिर एक ट्यूब का निर्माण हो रहा था जिसे हमने बोला ट्यूबुली रेक्टी, जिसे अपन ने बोला ट्यूबुली रेक्टी। फिर उसके बाद एक जाल नुमा संरचना तैयार हो रही थी। पर इसको अगर वापस समझे डायग्राम से वापस इसी के अंदर कि ये ट्यूब है, अपने सेमिनिफेरस ट्यूब को ऐसे दर्शा लेते हैं जो कि संख्या में कितनी थी, तीन थी। एक दो तीन। फिर एक ट्यूब का निर्माण हुआ, उस ट्यूब को अपने ट्यूबुली रेक्टी कहा। फिर जालनुमा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसे रिटे टेस्टी कहा अपने, रिटे टेस्टी कहा। ठीक है। रिटे टेस्टी के बाद 7 से 12 ऐसी ट्यूब का निर्माण हुआ जो इनको कलेक्ट कर रही थी। उनका नाम है वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया है और वासा इफ्रेंशिया इन सारी ट्यूब मिलकर एक ट्यूब का निर्माण कर रही थी जिसे अपन कह रहे थे इपिडिडाइमिस। ये था अपने एक कुंडलित नामक जो संरचना दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है इपिडिडाइमिस है। ठीक है। इपिडिडाइमिस के अपन ने तीन पार्ट पढ़े थे। तीन पार्ट कौन कौन से, शीर्ष भाग जिसे अपन ने केपट कॉर्पस और कोडा जिसे अपन बोला था, ये शीर्ष भाग है। ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है। पश्च भाग से ही शुक्र नलिका का निर्माण होता है जिसे अपन इंग्लिश की बात करें तो वास डिफरेंशिया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम ये चीज समझने की कोशिश करें कि इपिडिडाइमिस होता है, उसके पश्च भाग से वास डिफरेंशिया का फॉर्मेशन होता है जिसे शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्र नलिका का मतलब हो गया एक तरह से यहाँ जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक तरह से स्पर्म फॉर्मेशन यहीं से, यही वो जगह है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। और यही स्पर्म का निर्माण जब प्रोसेसिंग मैकेनिज्म पूरी होती है तो स्पर्म यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, इपिडिडाइमिस के अंदर होते हैं। इपिडिडाइमिस के हमने देखा था कि इपिडिडाइमिस था, इसके अंदर क्या हो रहे थे, जो कुछ समय के लिए इपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर हो रहे थे। इपिडिडाइमिस एक तरह से इसके लिए तीन प्रकार के कार्य करता है जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिर भी बता देता हूँ। एक तो मोटिलिटी यानी किसी गति प्रदान करेगा। दूसरा मैच्योरेशन में मदद करेगा। मैच्योरेशन करेगा किसकी, स्पर्म की। कौन, अधिवृषण इपिडिडाइमिस जिसे अपन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें इसमें कि ये स्टोरेज का भी काम करता है। कहने का मतलब यह है कि जो अधिवृषण था हमने देखा था, यानी कि लास्ट पार्ट था, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का निर्माण हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद
कि प्रोसेस आगे ट्यूब बनेगी ट्यूबुलर रेक्टी, और इसके बाद का जो बनेगा रिटेटेस्टी, रिटेटेस्टी के बाद जो ट्यूब तैयार होगी उसे अपन बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद हम देखेंगे ये सारी ट्यूब एक ट्यूब का निर्माण करें जो कि हाईली कुंडलित संरचना हो रही है, काफी स्प्रिंग टाइप दिखाई दे रही है आपको, कुंडलित संरचना बनती है, जो कि हमने इससे पीछे वाले वीडियो में अच्छे से समझा इस चीज को। हमने एपिडाइमिस को देखा है, एपिडाइमिस के 3 पार्ट थे, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पश्च भाग से ही किसका निर्माण हो रहा है, वास डिफरेंशिया, जिसे शुक्र नलिका कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं, जो कि शुक्राणु के लेके जा रही है। इसके अलावा हम एपिडाइमिस के 3 पार्ट हमने देखे थे, इसका कार्य क्या था कि मोटिलिटी एक तरह से, यानी कि जो शुक्राणु थे उनको मोटिलिटी गति प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है, एपिडाइमिस कर रहा है। इसी के साथ मैच्योरेशन में भी कौन मदद कर रहा है, एपिडाइमिस कर रहा है। स्टोरेज हाउस भी किसे कहेंगे हम, एपिडाइमिस को ही कहेंगे। इसके अलावा जब मैकेनिज्म होती है, जब मेल फीमेल आपस में कांटेक्ट होते हैं, मैकेनिज्म यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन प्रोसेसिंग होती है, अगर ये मैकेनिज्म होती है तो ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होके जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है उसके द्वारा बाहर इन वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं होती है तो एपिडाइमिस क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं उन सब का क्या कर लेता है, खुद ये डाइजेस्ट कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है ताकि इसकी एनर्जी संरक्षित रह सके, इसकी एनर्जी कंज्यूम ना हो। कहने का मतलब यह है कि स्पर्म की द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यहाँ बचाया जा सके, इसी वजह से एपिडाइमिस इसे डाइजेस्ट कर लेता है। आगे की समझ में। नेक्स्ट हम देखें, यह है अपने वास डिफरेंशिया, डायग्राम में हमने मेंशन कर ली होगी वैसे, वास डिफरेंशिया नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वास डिफरेंशिया, देखो वास डिफरेंशिया के द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो कि यहाँ से मूवमेंट करते हुए एक तरह से वास डिफरेंशिया जाती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर जिसे अपन बोलते हैं मूत्राशय। ये किडनी है, ये यूरेटर है, और ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार की संरचना। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर जिसपे हुक लाइक स्ट्रक्चर से बनाती हुई एक संरचना बनती है, जिसे अपन आगे जाके यही वास डिफरेंशिया इसकी एक ट्यूब मिलकर और सेमिनल वेसिकल की ट्यूब मिलकर इसका निर्माण करती है, किसका, एक एम्पुला का निर्माण करती है। कहने का मतलब यह है एक तरह से कि वास डिफरेंशिया आगे जाकर एक खुली हुई संरचना का निर्माण करती है जिसे अपन बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें कि सेमिनल वेसिकल, ये जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है इस प्रकार की, ये कितनी होती है, 2 होती है। अब हम ग्लैंड्स की बात करें, देखो यहाँ से वासा डिफरेंशिया जाता है, इस पर यहाँ से जाके किसमें जाएगा, प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर यूरिनरी पथ से होते हुए यूरिथ्रा से इसकी ओपनिंग हो जाती है और फिर इन वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो थी अपने इसका पथ था। अब हम देखेंगे आगे प्रोसेसिंग किसकी, ग्लैंड्स की, कि ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी, सहायक ग्रंथियां। देखो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी थी, अपन ने पढ़ी थी पहले, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल में हम सबसे पहले देखे कि जो सेमिनल वेसाइकल कितनी है संख्या में, एक तो ये है और एक दो, ये दूसरी है, यानी कि 1 पेयर पाई जाती है, एक जोड़ा पाया जाता है, जो कहां पर देखने को मिल रहा है अपन को, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लड के पश्च भाग की तरफ स्थित होती है। संख्या में कितनी होती, 2 होती है। अब इस चीज को यहाँ समझे हम कि जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो आपका, इसका पीएच की बात करें तो 7.3 है। अगर 7.3 पीएच है तो ये कैसी है, एल्कलाइन है। यानी कि सेमिनल वेसाइकल का पीएच कितना है, 7.3, और ये कैसी है, एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति की है। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखें कि ये क्या करती है, सेमिनल वेसाइकल जो फ्लूइड रिलीज करती है उसे अपन बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसे अपन, सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। इसी के अलावा इसमें जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड में हमें कुछ तत्व देखने को मिलेंगे, या कुछ केमिकल या कुछ इन्फ्लुएंसेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रक्टोज हुआ, HCO3 हुआ, ठीक है। फ्रक्टोज यहाँ पर क्या काम करेगा, देखो जो शुक्राशय होता या फिर सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर आपको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें
तो फ्रक्टोज एक तरह से क्या काम करेगा, फ्रक्टोज यहां पर एक तरह से एटीपी के रूप में कार्य करता है। किसके लिए, स्पर्म के लिए। यहां पर फ्रक्टोज स्पर्म के लिए एटीपी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फ्रक्टोज एक तरह से स्पर्म को एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। क्या करवाएगा, एनर्जी। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि फ्रक्टोज जो कि किसमें पाया जाता है, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सेमिनल वेसाइकल में देखने को मिलेगा। और एक तरह से स्पर्म के लिए ये ईंधन का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, किसको, स्पर्म को। इसके अलावा HCO यानी कि हाइड्रोकार्बोनेट है, जो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच, यानी कि ये क्षारीय होता है, तो ये एक तरह से क्या करेगा, जो पीएच होता है किसका, इन वेजाइना का, तो उस पीएच को, एसिडिक को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि उदासीन करने का कार्य करेगा, कौन, HCO3। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें कि ये जो सीमन का कितना परसेंट भाग बनाती है, 60 से 70% भाग सीमन का बनाती है, कौन, वेसिकल, जिसे अपन बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसी में कि सीमन का 60 से 70% भाग बनाती है। और इसके अलावा फ्रक्टोज की हमने बात कर ही ली कि फ्रक्टोज क्या करेगा, यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, किसको, स्पर्म को। और एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का कार्य भी कौन करेगा, सेमिनल वेसाइकल। ठीक, नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करें, काउपर ग्लैंड्स। काउपर ग्लैंड्स की हम यहाँ पर देखें तो काउपर ग्लैंड्स यहाँ पर जो पेनिस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेनिस आप लोग, पेनिस जो दिखाई दे रहा है, इस पेनिस के जस्ट ऊपर यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, हम कह सकते हैं यूरिथ्रा के जस्ट यूरिथ्रा आपको लेफ्ट और राइट में यानी कि दोनों भागों में दिखाई दे रही है, एक जोड़ा होता है जिसे अपन बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं बल्बो यूरिथ्रा। इसे अपन क्या बोल सकते हो, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स कह सकते हैं। ये जो दिखाई दे रही है इस प्रकार की ग्लैंड्स आपको बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स कहेंगे। बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स की बात करें, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स एक तरह से हम इसकी बात करें कि बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स की, तो इसका पीएच जो होता है ये भी कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका पीएच कैसा होता है, अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच लगभग 7.2 देखने को मिलेगा। हाँ, हम आगे देख रहे थे मिटाने की वजह से, हाँ, कि काउपर्स ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ये एक सारी प्रवृत्ति की होती है। इसका क्या रोल है, अगर हम इसके रोल की बात करें कि काउपर्स ग्लैंड के द्वारा क्या रिलीज होता है, सारी पदार्थ रिलीज होता है। अगर इसके हम कलर की बात करें तो एक तरह से ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है, एक तरह से लसलसा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है। इसके अलावा ये क्या करेगी, ये एक तरह से जो मूत्र मार्ग होता है यानी कि यूरिथ्रा जो पोर्शन होता है उसकी अम्लता को नष्ट करने का कार्य करती है, अम्लता को उदासीन करती है। ठीक है, अम्लता को उदासीन करती है। इसके अलावा जो चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है, ये क्या काम आता है, ये काम आता है मैथुन के समय, यानी कि जब जनन क्रिया होती है, जनन क्रिया के दौरान ये पदार्थ रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि मैथुन प्रोसेसिंग जो मैकेनिज्म होती है वो आसानी से, सुगमता से, लुब्रिकेंट रिलीज होने की वजह से आसानी से होती है। इस प्रकार से ये एक तरह से चिपचिपा लुब्रिकेंट रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि मैथुन क्रिया आसानी से और सुगमता से होती है। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड्स के बाद हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, हाँ,
हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितनी होती है? एक होती है, जो दिखाई दे रही है आपको मूत्राशय के अधर भाग पर, और मूत्राशय के जस्ट नीचे काउपर ग्लैंड्स, और मूत्राशय पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, और मूत्राशय के पश्च भाग पर हमें सेमिनल वेसिकल देखने को मिलेगी। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें संख्या में तो एक होती है, संख्या में कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके पीएच की बात करें, यानी कि अगर इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी कि कम मात्रा की अम्लीय होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये कुछ प्रकार के इसमें प्रोस्टेट के अंदर हमें कुछ तत्व देखने को मिलेंगे, कुछ केमिकल जिसे अपन कह सकते हैं प्रोस्टेट रिलीज करता है, फॉस्फेट, रक्त स्कंदक पदार्थ, रक्त स्कंदक एंजाइम, रक्त स्कंदक एंजाइम, इसके अलावा फाइब्रिनो फाइब्रिनोलाइसिन फाइब्रिनोलाइसिन, कैल्शियम और सिट्रेट, ये सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, देखो यहाँ पर जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है कि ये एम्पुला होता है, फुलवी संरचना, और जब सेमिनल वेसिकल और ये जो ट्यूब निकली होती है सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया की, ये दोनों ट्यूब मिलकर एक डक्ट का निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ये जो दिखाई दे रही है ये वाला पोर्शन आप लोग को, इसे अपन बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। ये क्या होती है? देखो, एम्पुला वाला पोर्शन से क्या निकल रही है अपने वासा डिफरेंशिया, और ये जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया दोनों डक्ट मिलकर एक डक्ट का निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये सारा जो माल मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड में, और प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए मटेरियल कहाँ पर आ रहा है? जेनेटेरिया में आ रहा है, जिसे अपन बोलेंगे यूरिथ्रा ओपनिंग के माध्यम से देख सकते हैं। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाले पदार्थ कौन कौन से? फॉस्फेट है, रक्त स्कंदक एंजाइम है, फाइब्रिनोलाइसिन है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है और दूसरी है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ग्लैंड मिलकर, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही होगी कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो दोनों ग्लैंड मिलकर एक फ्लूइड निर्माण करती है, यानी कि दोनों ग्लैंड मिलकर एक फ्लूइड का निर्माण करती है। उस फ्लूइड की वजह से कैसा हो जाता है? सीमन स्कंदित हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सीमन होता है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। एक फ्लूइड का निर्माण करते हैं कौन कौन? एक तो है सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों ग्लैंड्स मिलकर एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस फ्लूइड की वजह से क्या हो जाता है? सीमेन स्कंदित हो जाता है, यानी कोजुलेट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। ये स्कंदित होने की वजह से क्या हो जाता है? स्पर्म, जैसे ही सीमन स्कंदित हो जाता है, स्पर्म की गति या मूवमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर गति कम होगी तो एनर्जी भी एनर्जी एनर्जी भी कम रिलीज होगी। हम कह सकते हैं एक तरह से कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिलकर एक फ्लूइड तैयार करती है। वो फ्लूइड कैसा होता है? एक तरह से स्कंदित फ्लूइड होता है, और उस स्कंदित फ्लूइड में इसकी वजह से सीमन कैसा हो जाता है? एक तरह से गाढ़ा हो सकता है, गाढ़ा हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, यानी कि एक तरह से जिसे अपन बोल सकते हैं मोटा मटेरियल, यानी कि लिक्विड तरल में होकर कैसा है? मोटा है, स्कंदित है। उस स्कंदित की वजह से स्पर्म की गति अधिक नहीं होती है, और स्पर्म की गति कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। अगर गति कम करेंगे तो एनर्जी भी कम ही निकलेगी। इसका मतलब यह है कि दोनों फ्लूइड मिलकर क्या होता है?
स्पर्म की एनर्जी को कंज्यूम होने से बचाते हैं कि गति कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन जो क्या होता है, इनको वापिस तरली पदार्थ में यानी कि जो स्कंदित पदार्थ होता है सीमन का, उसे तरल में बदल देता है। अगर इसकी मैकेनिज्म की प्रोसेसिंग होती है तो इसकी स्कंदित को तरल में कौन बदलता है, फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, कहने का मतलब है कि फ्लूइड बनाते हैं, एक तरह से गाढ़ा फ्लूइड बन जाता है, उस गाढ़े फ्लूइड में स्पर्म की गति यानी कि मूवमेंट नहीं हो पाती है अधिक, उस अधिक मूवमेंट नहीं होगी तो एनर्जी भी अधिक कंज्यूम नहीं होगी, तो एक तरह से स्पर्म की एनर्जी संरक्षित रहती है। नेक्स्ट हम देखें एक चीज ये भी, हाँ हम ये चीज देखें कि जो तीनों जो ग्लैंड्स होती है, तीनों ग्लैंड्स कौन कौन सी अपने पास, सेमिनल, सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और एक है काउपर्स। तीनों ग्लैंड्स में हमने देख लिया था कि जो सेमिनल वेसाइकल है इसका कलर कैसा होता है, येलो फ्लूइड रिलीज करेगी। प्रोस्टेट कैसी रिलीज करेगी, एक तरह से मिल्की फ्लूइड, और ये रिलीज करेगी एक तरह से पारदर्शी। अगर इनके हम बात करें इनके नेचर की तो ये कैसी है, ये एल्केलाई है और ये स्लाइटली एसिड है। ठीक, और साथ ही ये भी कैसी है, एल्केलाई है। हमने इसमें देखा था ये स्पर्म का कितना परसेंट भाग बना रही थी, 60 से 70% बना रही थी। प्रोस्टेट 30% सीमन का भाग बनाएगी। प्रोस्टेट सीमन का कितना परसेंट भाग बनाएगी, 30% भाग बनाएगी। काउपर्स एक तरह से क्या कर रही थी, काउपर्स जो मूत्र मार्ग था, मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करके उसे उदासीन करने का कार्य कर रही थी। इसके अलावा मैथुन क्रिया के दौरान एक पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, लुब्रिकेंट तैयार हो जाता है और लुब्रिकेंट्स की वजह से मैथुन क्रिया आसानी से हो जाती है। ये इसके काम थे। हम इन तीनों ग्लैंड्स को, या आप लोगों को तीनों ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, इन तीनों ग्लैंड्स के फ्लूइड को, यानी कि जो तरली पदार्थ होता है, इस तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को, तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इन तीनों फ्लूइड, जो तीनों ग्लैंड्स हैं उनके फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेमिनल, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म होता है तब इसे हम क्या कहेंगे, सीमन कहेंगे। सीमन क्या है, एक तरली पदार्थ ही तो है, सीमन स्पर्म नहीं है। सीमन एक फ्लूइड है, वो भी किसका है, सेमिनल प्लाज्मा व स्पर्म। अगर दोनों मिल जाते हैं तब इसे हम क्या बोलेंगे, सीमन कहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।